टॉर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के साथ करवाऊंगा, तो उसमें क्या है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी ना उसके साथ में, क्योंकि कंडीशन वही याद रखनी, मैन वही है। चलो इधर देखो, जो आपके फिजिक्स है उसमें आज नए कौन कौन आए? अरे सब आज ही आए हो, ठीक है। चलो, जो आपके पहली यूनिट है फिजिक्स के सिलेबस में, आपके चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे सीयूईटी हो, दोनों के लिए पहली यूनिट जो है उसमें, और टोटल आपके कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है, बढ़ाई हुई है। जो पहली यूनिट है वो आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा 12 में, विद्युत आवेश और धारिता वाला। तो पहले उसमें टॉपिक था चार्ज, दूसरा उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स या कुलाम फोर्स वो वाला कंडीशन, तीसरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और जो नए आए हैं उनके लिए पहली यूनिट पूरी होने के बाद में एक दिन रिवीजन करवाएंगे, तब इसमें जो जो पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन है, उसके बेस पर हम इसको पढ़ लेंगे। क्योंकि प्रश्न जितने ज़्यादा करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और दूसरी चीज़, हम कितना ही आपको प्रश्न ला के मसाला दे दें, पर हर चीज़ को कवर करने की कोशिश हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको खुद क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे आजा, ले आजा, ठीक है। अब तो आदत छोड़ दे, बार ही हो गई रे, ठीक है। चलो इधर देखो, ये 4 टॉपिक आपके हो चुके थे, और आज जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला टॉपिक, विद्युत विभव, विभवांतर और स्थितिज ऊर्जा। और एक चीज़ आपको कह रहा हूं मैं, आपको जितने ज़्यादा प्रश्न करने हैं करंट टाइम में, जो क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया बुक आ रही है वो बुक आ रही है आपके MTG वाली। दो 2026 का जो पब्लिकेशन है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 4-5 दिन उपलब्ध हो जाएगा। तो MTG वाली CUT जो बुक आती है फिजिक्स डोमेन के लिए, वो ले आना। उसमें आपको हर यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है, कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि 11वीं 12वीं में आपने रटा था, पूरा जो लिखने का तरीका था वो रटाफिकेशन था। यहाँ पर आपको रटने की प्रक्रिया नहीं, आपको जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करोगे उतना ही सही तरीके से चीज़ें याद होती जाएगी, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा आपकी कमी क्या है, ठीक है। या तो ये ऑप्शन है कि आप ये खुद बुक लेके आ जाओ, या फिर इसके क्वेश्चन बैंक हम आपको दे दें, ठीक है। हम दे दें, वेरी गुड। अपना कुछ नहीं लगना चाहिए बस, है सब कुछ आपका हिस्से, ठीक है। चलो तो इसमें से क्वेश्चन बैंक हम अलग से प्रिंट करवा के आपको निकाल करके दे देंगे, ठीक है। यूनिट वाइज, जैसे अब ये यूनिट चल रही है, पूरी नहीं हुई है, तो ये पूरी होने के बाद में इसके क्वेश्चन है 150 समथिंग क्वेश्चन है, वो आपको दे दिए जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखो, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा विभवांतर। पहले पढ़ते हैं विद्युत विभव, ठीक है। ये क्या होता है? विद्युत विभव, ठीक है। विभव वाली कंडीशन में क्या है, आज आपके एक बता दो, केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, बायो क्लास नहीं होगी, ठीक है। वो चल रहा है वहां पर, केमिस्ट्री की परीक्षा चल रही है 11वीं वाली, वो सारे ड्यूटी में लगे हुए हैं, ठीक है। आज फिजिक्स होगी सिर्फ, ठीक है ना। ना इतना नहीं रोड़ेंगे आपको, ठीक है। नहीं तो बाहर गली में चलते चलते ठोकर मार कहोगे पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। फिर क्या खोपड़ा खराब थोड़ी करना है? चलो
10 मिनट क्लास बस, ठीक है। फिर उस 10 मिनट वही अगड़ मगड़ मम्मी बोल रहे पूरे सो पूरे हो गए कहानी, ठीक है। इतना नहीं करना है, आराम से रखो, ठीक है। देखो विद्युत विभव क्या होता है। हाँ भाई, हाँ ठीक है। 8:25 शुरू करेंगे, 8:27 पूरी कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, विभव और स्थितिज ऊर्जा दो ऐसी क्वांटिटीज है जिनका आप निरपेक्ष तरीके से मान ज्ञात नहीं कर सकते। यानी आपको किसी न किसी पॉइंट के सापेक्ष इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। और यहां पर हम किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं? अनंत के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अनंत के सापेक्ष। तो कोई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, और इसकी इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर क्या है? अलग अलग है, असमरूप है। और इसके लिए हमें इस पॉइंट ए पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे? अनंत के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? अनंत के सापेक्ष। और अनंत पर जो विभव है उसका मान हमेशा कितना लिया जाता है? 0। कितना लेते हैं? 0। क्योंकि इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान कितना लेते हैं? 0। अब 0 लेने का कारण क्या है वो देखो। अनंत पर विद्युत विभव 0 क्यों लेते हैं? उसका कारण है कि अनंत पर कोई अगर आवेश है या अगर दो आवेश अनंत दूरी पर है तो विद्युत बल का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो उस कारण से यहां पर कोई अगर आवेश है तो इस पर बल का मान कितना होगा? 0 होगा। अब आप इस आवेश को अनंत से इस पॉइंट ए तक लेके आओ। जब अनंत से ए तक लेके आओगे तो विद्युत क्षेत्र इसको लाने का क्या करेगा? विरोध करेगा, और हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इसको लाना पड़ेगा। अब जब आप लेके आओगे तो क्या करोगे? कार्य करोगे। और वो कार्य कितनी फॉर्म हो सकता है? 2 फॉर्म, काइनेटिक एंड स्टैटिक। अब हमें इसमें काइनेटिक कंडीशन में नहीं करना, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उस स्थिति में ही ज्ञात किया जाएगा। तो उसमें एक लाइन पढ़ी होगी 12th में, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, या विदाउट एक्सेलरेशन, उसमें त्वरण नहीं होना चाहिए। और इस आवेश को हम अनंत से उठा करके इस पॉइंट ए तक लेकर के आ गए। और किस आवेश को लेके आ रहे हैं हम? Q0 आवेश को लेके आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक चार्ज और बहुत स्मॉल साइज का, इसको लेके आए यहां तक। और इसको लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य। कितना कार्य करना पड़ा? W। तो इस आवेश को अनंत से A तक लाने में कार्य कितना है? W। कौन से आवेश को लेके आ रहे हो? Q0 को। और यूनिट अगर चार्ज को अगर आप लेके आते कार्य कितना होता है? W/Q0। और वो क्या हो जाएगा? विभव। क्या हो जाएगा? विभव। और ये विभव इस A पॉइंट पर, ठीक है। इस A पॉइंट पर जो विभव होगा उसका मान कितना होगा? W/Q0। ये होगा, कंडीशन होगा। और अगर विभव दिया गया है तो इस फॉर्मूले से हम कार्य का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये Q0 इंटू VA वाली कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट बताओ। जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। और जूल, इसको हम एक और सिंगल वर्ड में क्या कह सकते हैं? वोल्ट। और वोल्ट का संकेत क्या लेते हैं? कैपिटल, ठीक है। विभव का संकेत भी कैपिटल V है, और इसका मात्रक वोल्ट है, उसका संकेत भी क्या है? कैपिटल V है। ये बस। और इसका वीमी सूत्र क्या होगा ये बताओ। देखो जूल का क्या होता है? M1L2T-2, ठीक है। M1L2T-2 अपॉन कूलम का A1T1। सॉल्व करो कितना आएगा? M1L2T-3 और A-1। बस जो आ रहा है ये तो खुद लिख लेना, ये कंडीशन। तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर विभव का मान ज्ञात किया जाए तो ये कंडीशन। ये विभव जो है वो किसके सापेक्ष है? अनंत के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? अनंत के। और अगर इसी पॉइंट चार्ज को इस इस पॉइंट से यहां तक लेके आए, बहुत अल्प विस्थापित करें, और कितना विस्थापित करें? dr, तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो अंतराल होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे? पोटेंशियल, विभव अंतर। क्या कहेंगे? विभव अंतर। और इसके लिए विभव अंतर का मान कितना है? अगर dv है तो इस dv का मान क्या होगा? तो इस dv का मान होता है -E.dr। ये माइनस क्यों आया? इस माइनस का कारण क्या होता है कि हम इस चार्ज को यहां से यहां तक मूव करवा रहे हैं
पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरोध में लेके आ रहे हैं, कार्य बाहर से करना है वो काउंट करना है। जैसे आप अगर वस्तु को जमीन से ऊपर उठाओ तो आपको उठाने में भार द्वारा कार्य होगा या भार के विरुद्ध? क्या हुआ? और आगे लगुड़िया तो आ गया हट लिया कुर्सी, आ जा ले, आ जा आ जा हो जाओ। हाँ 3-3 चेयर कर लो तुम, ठीक है, मैं स्लिम ही निकल जाऊंगा, ठीक है, आ जाओ आगे जाओ। हाँ ये जोड़ियाँ टूट रही ना अब, ठीक है, आ जाओ। ओ क्या दिन फोन देते जी, आपका फोन ले जाओ, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ। हमारी गणित 30 की थी, 30 ज्यादा हो रहे हैं अब, ठीक है। चलो देखो उसमें इस नेगेटिव का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो कार्य किया जाएगा वो कार्य करना। अब अगेंस्ट और बाई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फर्क क्या देखो। गुरुत्वीय बल किस तरफ लगता है? बाहर, हमेशा नीचे की ओर। अगर आपको कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराना है या जमीन पर रखना है, क्या आपको कार्य करना पड़ेगा या गुरुत्वीय बल ही कार्य करेगा? खुद ही करेगा। आपको तो केवल कंट्रोल करना है कि चीज टूटे नहीं, उसके अलावा कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। और तब उस स्थिति में कार्य कौन कर रहा है? गुरुत्वीय बल हो रहा है। और अगर वहीं जमीन से वस्तु को ऊपर उठाना हो तो कार्य गुरुत्वीय बल द्वारा या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध होता है। सेम यही चीज यहां पर है कि यहां जो आपने इससे मूव करवाने जो कार्य किया वो कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध करना है, क्योंकि विरुद्ध किया गया कार्य ही काउंट किया जाता है। और कोई अगर ऐसी स्थिति आ गई जिसमें विरुद्ध नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही कार्य कर रहा है और खुद ही कार्य कर रहा है, तो कार्य का मान कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर इसके विरोध में कार्य कर रहे हैं तो कार्य कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो उसके अनुसार विभव का मान धनात्मक भी हो सकता है और विभव का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा? धनात्मक उस स्थिति में होगा जब हमें कार्य करना पड़ेगा, गुरुत्व विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और अगर खुद विद्युत क्षेत्र ही कार्य कर रहा है तो तब उस स्थिति में कार्य का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। और वो कंडीशन क्या होती देखो, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज लिया जाए, नेगेटिव। हाँ, धन आवेश के कारण विभव का मान धनात्मक ऋणात्मक? धन आवेश कारण धनात्मक और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक होता है कंडीशन। तो धन आवेश हो ऋण आवेश हो उसकी स्थितियां अलग अलग है। अब अगर इसके पोटेंशियल का मान ज्ञात करें पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण ज्ञात करें? पॉइंट चार्ज। सीधा आपको याद ही रखना है कैसे आया, वो समाकलन किया, वो अपने को याद नहीं रखना है, सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, एक ये आवेश है और इस पर आवेश का मान कितना है? Q। और इससे दूरी r पर विभव का मान ज्ञात किया जाए तो विभव का मान कितना होता है? KQ/R होता है। कितना? r² तीव्रता होती है, ठीक है। हाँ बढ़िया, KQ/R के बराबर होता है। अब इसका जो ग्राफ बनाया जाए, इसका जो वेरिएशन है r के साथ में वो किस प्रकार से? तो v का वेरिएशन r के साथ किस प्रकार से? 1/r इनवर्स के जो है समानुपाती है, ये कंडीशन इसकी होती है। और इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, एक साइड लें r और एक साइड लें v, तो ग्राफ गिरेगा, तेजी से गिरेगा, धीरे 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 1/r के अकॉर्डिंग। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या था? 1/r²। ग्राफ का स्लोप जो था वो ज्यादा था, ठीक है। बढ़ाओ, ये देखो बीच में आ रहा है अपना तो ये डब्बो जोई जी को पिन कार्ड बाहर नाक दे, ठीक है।
विद्युत विभव अदिश राशि है कि सदिश राशि है? सदिश है। अरे अदिश है, ठीक है। परसों बताया था सिर्फ 3 भौतिक राशियां जो आपके सदिश है, बाकी सारी अदिश है। देखो पहले दूसरे चैप्टर में जो आपके सदिश राशियां हैं वो 3 ही हैं। पहली कौन सी है? विद्युत बल। दूसरी कौन सी? विद्युत क्षेत्र। और तीसरी द्विध्रुव आघूर्ण। बस, उसके अलावा सारी राशियां कैसी है? अदिश राशियां हैं। फ्लक्स अदिश है, विभव अदिश है, आवेश अदिश है, पर आवेश में ध्रुवता होती है प्लस और माइनस। स्थितिज ऊर्जा अदिश है, धारिता अदिश है। धनावेश के लिए विभव का मान धनात्मक लिख लिया, और ऋणावेश के लिए ऋणात्मक। अब आपके एक कंडीशन आती है कई बार, बिंदु आवेश के चारों और 3-4 पॉइंट लिख देते हैं, कहते हैं किसका विभव ज्यादा है और किसका विभव कम है। दूर और देखो, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव, वो कंडीशन क्या है? मान लो एक धनावेश है, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है? बाहर की ओर, रेडिकली आउटवर्ड, बाहर की ओर होता है। तिर्ज्यत बाहर की ओर, ये तिर्ज्यत बाहर की ओर, इसके लिए विद्युत क्षेत्र। अब इसके लिए 3 पॉइंट लूं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और एक पॉइंट इसका अनंत वाला, ये रहो, 3 पॉइंट है। और इस ए पॉइंट पर विभव का मान है मान लो वी ए, बी पॉइंट पर विभव का मान वी बी, और इस अनंत वाले पर विभव का मान कितना होता है? 0। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा विभव कौन से पॉइंट पर होगा? ए पर। यहां पर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, और फिर घटते घटते 0। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो विभव का मान बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो विभव का मान क्या होगा? घटेगा। वी ए सबसे ज्यादा, वी बी उससे कम, और फिर सबसे कम किसका होता है? वी अनंत, और कितना होता है? 0 होता है। ये कंडीशन। और अगर यही ऋण आवेश ले लो तो ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की और होता है तिर्ज्यता, और उसके लिए पॉइंट लें अगर, तो ये है अनंत वाला पॉइंट, ये है आपका पॉइंट नंबर ए, और ये पॉइंट कौन सा? बी। इस पर विभव का मान वी ए, इस पर विभव का मान वी बी सब, और यहाँ अनंत वाले पर विभव का मान कितना है? 0 है। बताओ सबसे ज्यादा विभव कौन सा होगा? सबसे ज्यादा अनंत पर। यही तो घोटाला है, ये 0 से कम वैल्यू है। मतलब ऐसे मान लो ये -8, -7, -6, फिर -5, 4, बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन जा रहे हो? रिवर्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की ओर है, और आप इसके रिवर्स में जा रहे हो। तो उस कंडीशन में यहाँ इसके लिए जो होगा वो क्या होगा कि वी ए सबसे कम, फिर वी बी उससे ज़्यादा, और वी अनंत जो है वो कितना होगा? 0। अब इन दोनों पॉइंट से एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है बढ़ता है? घटता है, ठीक है। और अगर रिवर्स में जाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। लिख लो ये 2 पॉइंट। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है इसका? चलो कोई बात नहीं। हिंदी में, धनावेश तथा ऋणावेश के लिए विद्युत विभव
अरे इसकी तो हिंदी करना आसान है ना। लिख लिया? क्यों पेन नहीं है? हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ फिर नेक्स्ट है, इसमें आता है एक टॉपिक था आपके, सीधा याद रखना वो वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में संबंध क्या था इसमें? ई वेक्टर बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर था वो। ठीक है, और उसमें जो रिजल्ट है वो याद रखने हैं। इन दोनों में संबंध क्या था? अगर विद्युत क्षेत्र में, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, दो पॉइंट है बहुत अल्प दूरी तक, और इनकी डिस्टेंस कितनी है? डी आर वेक्टर है। पर उसमें भी एक कंडीशन है, ये टॉपिक आधा अधूरा आपके सिलेबस में दे दिया गया है। एक्चुअल टॉपिक था जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट वाली कंडीशन थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, उसके लिए ये दो पृष्ठ ले लिए जाए, और ये दोनों पृष्ठ ऐसे हैं कि इनकी डिस्टेंस डी आर जो है वो किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और डी आर और ई दोनों क्या है? एक ही दिशा में। उस स्थिति में ये, बाकी तिरछा घटक भी ले सकते हैं, वो कंडीशन लगे। उस स्थिति में इन दोनों सरफेस के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है? डी वी। और इस डी वी का मान पहले बताया था कितना होता है? माइनस ई डॉट डी आर। हाँ, ई और डी आर दोनों एक ही दिशा में, कहा था भाई। ये डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, दिशा में ही है। अब जब दोनों एक ही दिशा में है तो यहां पर ये ई भी इसी दिशा में है और डी आर भी इसी दिशा में। उस कंडीशन में, बाकी आप डी आर दिशा कुछ और भी ले सकते हो, कोई भी दिशा लो, पर आपको घटक लेना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस जो ई की दिशा में लेनी, ई की दिशा में डिस्टेंस कितनी है? डी आर है। अब इस डी आर के लिए तो आप ये कह सकते हो, ये कितना हो गया? डी वी बराबर डी डी आर, और यहां से ई बराबर कितना होगा? माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब ये कोटेशन क्या कहता है वो देखो, ये जो डी वी है, डी वी क्या है? विभव परिवर्तन, और डी आर क्या है? दूरी जिस पर विभव परिवर्तन हो रहा है। देखो, समय के साथ परिवर्तन ज्ञात करते हैं उसे हम कहते हैं दर, चेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज रेट। और अगर डिस्टेंस के साथ ज्ञात करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट, प्रवणता। क्या कहते हैं? प्रवणता। याद हो तो 11वीं में फ्लड वाले चैप्टर जो था द्रव, उसमें पढ़ा था वेग प्रवणता था, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट था, डीवी अपॉन डी एक्स ले रहे थे तो वेग के साथ था। यहाँ परिवर्तन किसका? ये विभव के साथ में। इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। तो ये कोटेशन ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमेशा किसके बराबर होगी? विभव प्रवणता के बराबर होगी। ये कोटेशन है।
अब इसके रिजल्ट भी दो थे उसमें लिखा, आप बुक में लिखे हुए एनसीईआरटी में। वो क्या है कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाए तो विभव परिवर्तन अधिकतम होता है, ये कंडीशन थी उसमें, वो कंडीशन ये वाली। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इस सम विभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। तो लिखो ये पूरा, देखो पोटेंशियल, आगे वही पढ़ना आप। अरे शुरू हो जा रहे, वही कर रहा हूँ, ठीक है। सिंग बड़ा खराब है। अब इसके आपकी एनसीईआरटी बुक में एक जो लाइन लिखी हुई है, वो लाइन कौन सी है? इसके टॉपिक के रिजल्ट में एक लाइन लिखी हुई है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जिस दिशा में विभव परिवर्तन जो है वर्वणता अधिकतम हो, विभव परिवर्तन क्या हो, अधिकतम हो, ठीक है। तो वो लाइन लिखो इसके बाद जस्ट, एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, वह होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वह होती है जिसमें 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 प्रति एकांक दूरी विभव परिवर्तन अधिकतम हो, ठीक है, प्रति एकांक दूरी विभव परिवर्तन अधिकतम हो, ठीक है। इंग्लिश वर्ड लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच पर यूनिट डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस स्टीपेस्ट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच पर यूनिट डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम, बस अधिकतम विभव परिवर्तन जो होता है वो कंडीशन इसकी हो गई, बस। क्या हुआ, ले तो पहले लिखा कर फिर सोचा कर, पहले सोच रही है बाद में लिख रही है, ठीक है। एक टॉपिक था सम विभव पृष्ठ, ठीक है, और विभवांतर वाली कंडीशन क्या होती है, देख लिया अब, ठीक है। अगला टॉपिक है विभवांतर। अगर दो बिंदुओं पर विभव का मान हमें पता हो तो विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें आपके जो प्रश्न आएगा वो सीधा यही आएगा कि एक पॉइंट चार्ज है Q और इसके लिए दो बिंदु है, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु हो सकता है कि आपको यहां पर दे दे B,
और उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक आपको दे देंगे। क्या देंगे आपको? निर्देशांक। जैसे ये बिंदु है और इस बिंदु की यहां से दूरी कितनी है? r1, और इस बिंदु की यहां से दूरी कितनी है? r2, और इस बिंदु पर विभव का मान कितना है? vb, और इस पर विभव का मान कितना है? va। तो आपको कहे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? vb माइनस va भी कर सकते हो, va माइनस vb कर सकते हो, पर वो आपको ध्यान रखना है किसके सापेक्ष ज्ञात करना है। अगर b के सापेक्ष ज्ञात करना है तो va माइनस क्या करोगे? vb, और अगर a के सापेक्ष ज्ञात करना है तो va। ठीक है, तो पोटेंशियल विभवांतर कहो या विभव पोटेंशियल डिफरेंस, ये कंडीशन क्या है? तो देखो दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और उसमें ये पहला पॉइंट इस पर विभव va के बराबर, और ये है दूसरा पॉइंट इस पर विभव का मान vb, और इन दोनों के बीच में आपको विभव अंतर ज्ञात करना हो, और मान लो कि विभव अंतर इन दोनों के बीच में कितना है? डेल्टा v है। तो इस डेल्टा v का मान कितना होगा? va माइनस vb, या आप क्या ले सकते हो? vb माइनस va। वो डिपेंड करेगा आप किसके सापेक्ष ज्ञात करना चाहते हो। अगर a के सापेक्ष b करना चाहते हो तो ये वाला, और अगर b के सापेक्ष a करना चाहते हो तो ये वाला। ठीक है, तो ये किसके लिए है? a के सापेक्ष b का विभव, और जनरली विभव का मान आप किसके सापेक्ष ज्ञात करते हो? अनंत के सापेक्ष, और अनंत पर कितना ले लेते हो? 0, वो कंडीशन। और ये किसके सापेक्ष है? b के सापेक्ष a का विभव। ठीक है, नोट कर लो, ये सीधा सिंपल पॉइंट है। और प्रश्न किस टाइप का? वो ये कल हम प्रश्न करेंगे सारे। ठीक है, संधारित्र वाले टॉपिक को छोड़ के इससे पहले जो भी टॉपिक है कल उन सभी पर टॉपिक के प्रश्न करेंगे। ठीक है, हाँ, इस विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएं, जो कार्य किया जाएगा वो पथ पर निर्भर करता है या नहीं करता है? पाथ डिपेंडेंट या पाथ इंडिपेंडेंट? संरक्षी बल है, विद्युत क्षेत्र संरक्षी है, और संरक्षी में पथ का कोई लेना देना नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र संरक्षी है, ठीक है, और इसका मतलब है कि इसका पथ से कोई लेना देना नहीं है। अब दो पॉइंट थे, ये पहला पॉइंट B और दूसरा कौन सा? A। इस पर पोटेंशियल कितना है? VA, और इस पर कितना है? VB। अगर आप एक चार्ज को A से B तक लेके जाओ, उस कंडीशन में जो कार्य होगा उसका मान पथ पर निर्भर नहीं करेगा। अगर इसकी ये कंडीशन ली जाए तो ये पहला पॉइंट आपका कौन सा? A। दूसरा पॉइंट कौन सा? B। आप एक आवेश को यहां से इस पथ से लेके जाओ, पहला पथ, ये इसको डायरेक्ट लेके चलो जाओ सेकंड, और आप इससे लेके जाओ, तीन अलग अलग रास्तों से आवेश को आप A से B तक लेके जा रहे हो। पहला पॉइंट सेम है और दूसरा पॉइंट भी क्या है? सेम है। इस पॉइंट पर विभव का मान कितना है? VA, और इस पॉइंट पर विभव का मान कौन सा है? VB। प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? A। अंतिम बिंदु कौन सा है? B। तो आवेश को आप कहां से कहां लेके जा रहे हो? A से B। तो विभवांतर कौन सा लोगे? B के सापेक्ष A, A के सापेक्ष B? A के साथ। देखो प्रारंभिक के सापेक्ष अंतिम, तो A के सापेक्ष B का विभवांतर कितना होगा? VB माइनस VB। हमेशा ध्यान रखो, अंतिम में से प्रारंभिक घटा लो, अंतिम में से प्रारंभिक, यानी कि फाइनल टू इनिशियल, ये कंडीशन है। तो अब आप इसके लिए कंडीशन में इस पहले पथ के लिए कार्य कितना है? W1,
दूसरे के लिए कार्य कितना है W2, और तीसरे के लिए कार्य कितना है W3, और आप कौन से आवेश को लेके जा रहे हो, Q आवेश को। तो जो तीनों पथ पर ले जाने का जो कार्य है वो कार्य तीनों पर क्या होगा, इक्वल, और मान लो कार्य कितना है W। इस W का मान कितना आएगा, Q VB माइनस VA, ये कंडीशन। और इसमें जो वर्क होगा वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये कंडीशन है, और इसकी एक कंडीशन और, ठीक है। गुरुत्व वाली स्थिति सेम आपको याद रख लो, बस जमीन से वस्तु को उठाओ, ऊपर लेके जाओ, वापस जमीन पर लेके जाओ, कार्य का मान 0। उसी बिंदु से उठा के उसी बिंदु पर लेके चले जाओ, कार्य का मान कितना आएगा 0। तो अगर एक बंद पथ में आवेश को ए से घुमा के गति करवा के कहां पर लेके चले जाएं, बी में, तो क्लोज्ड पाथ के लिए, बंद पथ के लिए, किसके लिए, बंद पथ के लिए, और बंद पथ के लिए आवेश को गति करवाएं तो कार्य का मान कितना होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। तो आवेश को एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु लेके जाओ, दूसरे से वापस पहले पर लेके आ जाओ, कार्य का मान कितना होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन लिख लो। और आपका जो प्रश्न आता है वो इसी बेस पर आएगा सीधा ही, 2 बिंदु दे देंगे, विभव ज्ञात करो, आवेश गति करवाओ, कार्य का मान ज्ञात करो। याद तो है, भूलत नहीं हो, बाहरी वाला सेम ही तो है। लिख लिया। अब एक टॉपिक था समविभव पृष्ठ, वो देखते हैं, और उसमें कोटेशन बेस्ड प्रश्न ही आएंगे हमेशा, तथ्य आधारित प्रश्न कि समविभव पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होता है, हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। और समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएं, कार्य का मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा। और समविभव पृष्ठ जो है कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करते हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण कैसे होंगे, बस वो आपको बेसिक याद रखने। उसमें क्या डायग्राम बेस्ड भी प्रश्न आ सकता है, 4 डायग्राम दे दे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो कंडीशन क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ लगाओ। समविभव पृष्ठ क्या होता है,
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो। मान लो ये कोई समविभव पृष्ठ है और इसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान कितना है, v के बराबर। तो पहली चीज में यह होती है कि इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत। और अगर एक पॉइंट चार्ज को, मान लो यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज को इस समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएं, कार्य का मान कितना होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो फैक्ट पॉइंट वो नोट कर लो, बस ये डायग्राम बना लो और फैक्ट पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, ठीक है, या नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और सेकंड है कि टू मूव द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इज 0। ठीक है, टू मूव द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इज 0, कार्य मान कितना होगा, 0 होगा। तीसरी चीज, अगर कोई आवेशित चालक है, चालक है और कैसा है, आवेशित है, तो उस आवेशित चालक का पृष्ठ हमेशा कैसा होगा, समविभव होगा। ठीक है, द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, देखो चालक होना चाहिए, ध्यान रखना, कुचालक की बात नहीं हो रही है, चालक हो और आवेशित हो। ठीक है, द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, आवेशित चालक की सतह हमेशा समविभव होगी, यानी उसका प्रत्येक बिंदु जो होगा एक ही विभव पर। जैसे ये कोई चालक, आकार कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश हमेशा कहां पर रहेगा, पृष्ठ पर। वस्तु कैसी है, चालक है। ठीक है, और इसके पूरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हमेशा क्या होगा, एक समान। यो नहीं है कि यहाँ विभव कम हो गया उस साइड ज्यादा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक आवेशित है उस स्थिति में यही कंडीशन होगी। और अगर विद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया जाए तो फिर अलग मामला है, एक साइड धनावेश का जमावड़ा हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, ऋणावेश का। फिर उसके नेट पोटेंशियल जो होगा वो अलग कंडीशन में प्राप्त होगा, वहां पर ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, समविभव पृष्ठ परस्पर काटते नहीं है, लिख दो। ठीक है, समविभव पृष्ठ परस्पर काटते नहीं है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेप्ट्स, समविभव पृष्ठ परस्पर काटते नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन। तो ये हो गए 4 फैक्ट, बस इतना ही काम के। अब अगर समविभव पृष्ठ लिए जाएं तो होंगे कैसे, इसके 3 पॉइंट है। बिंदु आवेश के लिए कैसे होंगे, विद्युत द्विध्रुव के लिए कैसे होंगे, और समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए कैसे होंगे, वो चीज ध्यान रखना। देखो, अगर बिंदु आवेश के लिए
कैसा लिया जाए? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के लिए सम विभव पृष्ठ कैसे होंगे? स्फेरिकल, पर चार्ज कहाँ होगा? एज सेंटर, सेंटर पर होगा। स्फेरिकल सरफेसेज, ठीक है, वो कंडीशन है। तो ये बिंदु आवेश है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके चारों ओर का पहला गोला, ये इसके चारों और दूसरा, पर चार्ज कहां पर होगा? सेंटर पर होगा। ये सारे, हाँ, इस पृष्ठ का विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3 धनावेश से। बताओ विभव सबसे ज्यादा कौन सा होगा? V1, उससे कम V2, फिर उससे कम V3। तो यहां पर इसके लिए V1 सबसे ज्यादा, V2 और फिर कौन सा? V3। ये कंडीशन होगा, ठीक है, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? घटती है, बढ़ती है? घटती है। फैक्ट याद रखना बस, और कुछ नहीं है। हम्म एक शब्द सुना, अध्यारोपण, सुपरपोजिशन, ठीक है। क्या आवेश का अध्यारोपण हो सकता है? आवेश का अध्यारोपण नहीं हो सकता, ठीक है। सुपरपोजिशन, अगर कोई प्रभाव एक से ज्यादा मान के और एक स्थान पर अप्लाइड हो जाए तो हम उसके परिणाम मान कैसे ज्ञात करते हैं? वही होती है अध्यारोपण। जैसे आप किसी पॉइंट पर बहुत सारे बल लगाओ, परिणाम बल क्या होगा? सभी बलों के सदिश योग के बराबर। और अगर किसी स्थान पर आप बहुत सारे जो है ऊर्जाएं एक साथ ले लो तो परिणाम ऊर्जा क्या होगी? सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर। किसी पॉइंट पर आप विभव के मान अगर अलग अलग आवेशकण ले लो, रिजल्टेंट विभव कितना होगा? सभी विभवों के बराबर। सदिश है तो सदिश योग करोगे, अदिश है तो अदिश योग। जैसे तरंग वाला पड़ा था, परिणामी तरंग का मान सभी तरंगों के विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो वो कंडीशन, ठीक है। तो अध्यारोपण सिद्धांत यहां पर अप्लाइड है, याद हो। देखो, चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल। आवेश निकाय के लिए बल, आवेश निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र, और आवेश निकाय के लिए विद्युत विभव। तो वो जो पढ़ रहे हैं वो सारी टॉपिक एक ही है, अध्यारोपण सिद्धांत। कौन सा होता है? अध्यारोपण। और अध्यारोपण सिद्धांत में कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है। सदिश राशियों कौन सा योग करोगे? सदिश योग। अदिश राशियों कौन सा करोगे? अदिश योग। विद्युत बल ज्ञात करना है तो कैसा योग करोगे? सदिश। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो सदिश। विद्युत विभव करना है तो अदिश योग, बस। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर टोटल ऊर्जा ज्ञात करनी है तो अदिश, सीधा डायरेक्ट जोड़ना, उसमें दिशा का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलो, पॉइंट चार्ज करना हो गया। अब देखो, अगर सम विभव पृष्ठ लें समरूप क्षेत्र के लिए, क्या क्षेत्र हो? समरूप विद्युत क्षेत्र। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए सम विभव पृष्ठ लें। यह है समरूप विद्युत क्षेत्र। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह बराबर, अलग अलग? सब जगह बराबर। अब इसमें जो समविभव पृष्ठ होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होंगे। कैसे होंगे? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो ये इसके लंबवत पहला समविभव पृष्ठ। इसके लिए जो समविभव पृष्ठ है वो कैसे है? स्फेरिकल या प्लेनर? प्लेनर कंडीशन में समतलीय है। कैसे होते हैं? समतलीय। और पॉइंट चार्ज के लिए कैसे होते हैं? स्फेरिकल। कैसे होते हैं? स्फेरिकल। तो ये पहला है, इस पर विभव का मान मान लो V1। फिर आप इस तरफ गए, इस पर विभव का मान V2, और फिर यहां गए, इस पर विभव का मान V3। ये कंडीशन। विभव सबसे ज्यादा कौन सा होगा? V1। फिर उससे कम कौन सा होगा? V2। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, विभव का मान क्या होगा? घटेगा। इसका विभव V1 सबसे ज्यादा, फिर V2 उससे कम, V3 उससे कम। और इसमें जो सम विभव पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे? प्लेनर, समतलीय। कैसे होंगे?
समतलीय समविभव पृष्ठ होंगे। बस ध्यान रखना, लिख लो ये, क्योंकि हो सकता है प्रश्न घुमा के यहां से पूछ ले कि समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ का आकार होता है, कैसा होता है, समतलीय। और पॉइंट चार्ज कारण कैसा होता है, स्फेरिकल। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो रेखिक आवेश वितरण कारण सिलेंड्रिकल। बनाया था बेलन वाला, आर दूरी पर तीव्रता सब जगह बराबर होगी तो बेलनाकार आकार में होगा। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर इसमें से गणित निकाल ली जाए। और उसका कारण क्या है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट रटन विद्या पे ज्यादा चलते हैं, ठीक है। और यहां गणित आते ही क्या हो जाता है, रट नहीं सकते, ठीक है। रट्टू मल है, राणुमल कानूमल रट्टूमल है। देखिए दुकान कारूमल राणुमल, नेशनल हैंडलूम पास, वेरी गुड, ठीक है। तो उसके आगे अगली दुकान होगी, कौन सी होगी, रट्टूमल। तीसरा पॉइंट लिखो, रेखिक आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ, ठीक है। लगातार क्लास मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोर्स हो जाएगा। नहीं होगा, फिजिक्स में क्या प्रश्न करने हैं ना, वो सबसे लंबी चौड़ी रामायण होती है। ये पॉइंट्स लिखवाने कुछ नहीं, इसमें जोर कुछ पड़ता नहीं है, सीधे याद ही रखने फैक्ट से। हाँ, अगर अगला पॉइंट लिखो तीसरा, रेखिक आवेश वितरण के कारण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए अगर रेखिक आवेश वितरण है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये बताओ। ये रेखिक आवेश वितरण है और इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। कौन सी डेंसिटी है, लीनियर। अब इसके लिए आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आर दूरी पर कितनी होती है, 2k लैम्डा अपॉन आर के बराबर होती है। ये कंडीशन थी, कितनी होती है, 2k लैम्डा अपॉन आर। इसके लिए समविभव पृष्ठ जो होंगे वो देखो, उसके लिए समविभव पृष्ठ। अब आपको याद है ई, और इसमें एक संबंध बताया था आपको मैंने, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। आप इस रेखिक आवेश वितरण के कारण विभव का मान अगर ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना है, समाकलन। ई का मान कितना है, 2k लैम्डा अपॉन आर। पर कंडीशन है कि ये आवेश वितरण कितनी लेंथ तक होना चाहिए, अनंत लंबाई का। कैसा होना चाहिए, अनंत। अगर सीमित लंबाई वाली कंडीशन आ गई है तो ये फॉर्मूला सही नहीं है, तब फिर स्थितियां अलग हो जाएगी। साथ में cos phi 1 प्लस cos phi 2 फॉर्मूला लंबा चौड़ा हो जाएगा। और अपना इतना ध्यान, अपना यही ध्यान रखना है। इसके कारण अगर विभव ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, और डिस्टेंस के लिए आप अनंत के सापेक्ष ज्ञात करोगे। ये दूरी इसकी कहां से कितनी दूरी, आर दूरी पर है। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, अनंत से। अनंत से आर तक आप एकांक आवेश को लेके आओ, कितने ले आओ, एकांक आवेश। तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। आप विभव ज्ञात कर सकते हो, और विभव ज्ञात करने के लिए समाकलन माइनस ई डॉट डी आर, और इन्फिनिटी से कहां लेके आना है, आर तक। और फिर वही स्थितियां हो जाएगी इसके लिए, ये 2k लैम्डा अपॉन आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन अनंत से आर, 2k लैम्डा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 1 अपॉन आर है, 1 अपॉन आर का समाकलन, आर इनवर्स का समाकलन तो करेंगे, करना पड़ेगा। कितना आएगा, ये लो, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और माइनस 1/2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस k लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये आया। असल में ये बेलनाकार विभव का फॉर्मूला ही होता है। किसका फॉर्मूला होता है, बेलनाकार विभव का। तो इससे आर दूरी पर अगर विभव ज्ञात करना है तो सम विभव पृष्ठ कैसा होगा, स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल, बेलनाकार। गाउसी प्रश्न नहीं है रे,
कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, ये कंडीशन। और इससे r दूरी पर जो विभव का मान होगा वो विभव का मान कितना है बताओ? उधर याद कर लिया? इस r दूरी पर विभव का मान कितना आएगा? k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर। मतलब विभव का मान इस रेखिक आवेश वितरण के लिए कैसा होगा? 1 अपॉन r स्क्वायर के समानुपाती होगा। ये कंडीशन है, बना लो ये। ठीक है, पॉइंट लिख लो ऊपर, बना लो। और ये डायग्राम बनाने के बाद साइड में ये लिख दो। ठीक है, और अगर इस क्लियर लिखना है तो फिर अलग से लिखूं पूरा। क्या हुआ रे? हाँ, इसका विभव का जो मान होगा, ठीक है, सीधा रट लेना, कुछ नहीं है। कितना होगा? के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, बस। वो लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया अपने, रिजल्ट मतलब है। वहाँ कौन सा कहेगा कि समाकलन करके ज्ञात कीजिए? हाँ हाँ, फॉर्मूले अपना क्या पढ़ने का टाइम, जो रूटीन तरीका है ना, बिगड़ गया है। और उसका बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है फोन। कॉपी बंद करने के बाद हमारे माइंड में कॉपी में जो पढ़े वो शब्द नहीं रहते। ठीक है, दूसरी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, और पढ़ाई करने का तरीका ये होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ो, उसको आपने पढ़ लिया, कॉपी बंद की, फिर उस मेमोरी में उस चीज़ को रिवाइज करो। फॉर्मूले सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आपको कौन से फॉर्मूले याद रह गए, और जैसे ही आप सोच के वापस कॉपी खोलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये दो चीज़ तो हमारे माइंड में आई नहीं, और वो पढ़ते ही आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है ना? तो पढ़ने का बढ़िया तरीका ये है कि कोई चीज़ पढ़ो, फिर वॉकिंग करते हुए उन चीज़ों को माइंड में रिवाइज करो, या अगर फ्रेंड सर्कल बढ़िया है तो आपस में डिस्कस करो, तो याद रहेंगे। ठीक है, और डिस्कस करो, मुझे पता है भाई। ठीक है, हम भी विद्यार्थी रह चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो सीधे तो ऊपर से आए नहीं थे, जो हरकतें तुम करते वो हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें एक पॉइंट और है जिसका डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। अगर एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, कैसा है? समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र हमेशा ध्यान रखना किसके समानुपाती होगा? आर की पावर 0। स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, प्रत्येक स्थिति पर इसका मान क्या होगा? नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। और उस समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर दो पॉइंट लिए जाएं और उन पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस, ये एक पहला पॉइंट, ये पहली समविभव पृष्ठ, और ये कौन सा? दूसरा समविभव पृष्ठ, और उनके बीच की दूरी कितनी है? एल दूरी है। कितनी दूरी है? एल दूरी। और इसकी तीव्रता कितनी है? ई वेक्टर। कितनी है? ई वेक्टर। और इन दोनों पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना है? वी वेक्टर है। कितना है? वी वेक्टर। तो इस वी वेक्टर का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? ई एल के बराबर होगा। ये ध्यान रखना। समविभव विद्युत समरूप विद्युत क्षेत्र में दो पृष्ठों के मध्य विभवांतर का मान कितना होता है? ई इंटू एल। संधारित्र वाला टॉपिक याद करेंगे, उस पर लिखेंगे वी बराबर ई डी। डिस्टेंस कितनी थी होती है? डी होती है। तो ये वाला, तो कई बार क्या होता है, ई का मान दे दे आपको, कि एक विद्युत क्षेत्र जो है उसका मान दे दे, और उसकी तीव्रता जो है आपको दे दे के एक्स की पावर 0 के अनुसार है, यूं लिख के दे दे। तो यहां पर x की पावर 0 या r की पावर 0 गया, तीव्रता यही है। ये क्या है? तीव्रता है। और आपको कहे 3 सेंटीमीटर पर विभवांतर कितना होगा, तो आपको सीधा ही करना E इंटू डी या E इंटू एल से, डायरेक्ट फॉर्मूला। समरूप होने की स्थिति में ये फॉर्मूला वैलिड है, अन्यथा वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। समरूप है तो ये फॉर्मूला, और अगर असमरूप है तो फिर तो ये पड़ा ए से बी ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये लिख लो समरूप के लिए। हालांकि इतना एडवांस तो नीट में भी बहुत कम आता है असमरूप वाला, अपना समरूप वाला याद रखो। हाँ, जेई एडवांस जो होता है उसमें फिर ये कंडीशन आती है।
हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान कितना होता है? केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अक्ष पर कितना होगा? केपी अपॉन आर स्क्वायर। और निरक्ष पर कितना होगा? 0 प्लस। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अरे सब्र रख भाई, ठीक है, गिण के 50 दिन भी नहीं बचे हैं, ठीक है। और ये मत सोचना कि बाद में एक साथ कवर कर लेंगे, नहीं होगा फिर, ठीक है। किसका पेपर है? करेंगे करेंगे। हाँ, ये सेंटर पॉइंट और इससे दूरी आर पर और किस कोणीय स्थिति पर? थीटा पर विभव ज्ञात करना है। तो इस आर थीटा पर विभव का मान कितना होता है? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसी आर दूरी पर अगर अक्ष पर ज्ञात करना है, अक्ष वाली स्थिति पर कितना होगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर। और इसके सेंटर में एक पृष्ठ बनता है, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए जो निरक्ष तल होता है, कौन सा? निरक्ष तल, इसके प्रत्येक बिंदु पर निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है? 0। हाँ, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी निरक्ष पर? के पी अपॉन आर क्यूब। अक्ष पर कितनी है? 2 के पी अपॉन आर क्यूब। और आर थीटा पर कितनी है? के पी अपॉन आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। शायद उस दिन फॉर्मूले में 1 प्लस 3 कॉस नहीं लिखवाया था, 3 लिख दो सीधा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है। था विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी फ्लक्स से जस्ट पहले। 1 प्लस कॉस का थीटा लिखा हुआ है आर थीटा पर, ये रहा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बस, ठीक है। करना है? ले भाई करो, लिखो लिखो, ठीक है। जो भी करना है कर, पर पढ़ाई के प्रति सीरियस रहना। बारहवीं तक पढ़े थे तो एक बंधन वाली लाइफ थी, ठीक है ना। लाइन से चलो, लाइन से बैठो, घंटी लगने पे जाना, घंटी लगने पे आना, ठीक है। और अब आपकी जो लाइफ है वो पूरी पूरी मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा भचेड़ी खाता है। जब तक कि उस पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आरोपित नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी भी दिशा में नहीं होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। कभी यही करना चाहता है कि सीधे चलो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। एम्स के बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भी आने वाले हैं, एम्स वाले, उसका एग्जाम शायद जून में है, ठीक है। हाँ लिखो, प्रश्न लिखो, लिखो।
ठीक है। अरे तो फोटो मतलब ये थोड़ी होता है यूं कड़क हो जाए, खड़े हो जाए, ठीक है ना। अपने हाथ क्या होती है, जैसे ही फोटो निकालना होता है ना तो नॉर्मल से हट के यूं होके बैठ जाते हैं, ठीक है, कंधे यूं कान के बराबर भिड़ाए हुए, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। लिखो प्रश्न लिखो। अरे मैं बोल रहा हूँ वो सुनना है तो सुन ले रहे, ठीक है। लिखो प्रश्न लिखो। दो बिंदुओं के मध्य, लिखो, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 20 वोल्ट है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट, ठीक है, 20 वोल्ट है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 20 वोल्ट। एक 400 माइक्रोकूलाम आवेश को, एक 400 माइक्रोकूलाम आवेश को 400 माइक्रोकूलाम आवेश को इन दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो। हाउ मच वर्क विल बी डन इन कैरिंग ए चार्ज, हाउ मच वर्क will be done in carrying a charge of 400 microcoulomb from one point to another point, from one point to another point। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है बी। इनके बीच में विभवांतर दिया हुआ आपको वी ए बी, कितना दिया हुआ है, तो इसमें, और किस चार्ज को लेके जा रहे हो, क्यू। हाँ क्यू का मान, हाँ कार्य का मान ज्ञात करना है, सीधे हो जाएगा, बस कर लो, मान रखो गुणा आंसर, ठीक है। ये तो आसानी है, आवेश का मान फिर उसका गुणा और आंसर। हाँ आवेश का मान कितना है और विभवांतर कितना है, मात्रा क्या लिखो, जूल, कितना देगा, जूल। हाँ गुणा कर लो, 8 × 10⁻³ जूल, ये आ गया कार्य का मान, ठीक है। चलो फिर एक और प्रश्न कर लेते हैं। देखो 4 कूलम आवेश को, ठीक है, रुक जाओ तुम इंग्लिश थोड़ा लिखवा दूंगा, ठीक है। 4 कूलम आवेश को, 4 कूलम आवेश को ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक ले जाने में 100 जूल कार्य होता है, 100 जूल कार्य होता है। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तुम्हें ये नहीं लगा, तुम आए नहीं वो वीडियो में, ठीक है लेगा, ले दो। इफ 100 जूल ऑफ वर्क, 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन, इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज, to move an electric charge from A to B, from A to B। आवेश को कहां से कहां लेके जा रहे हो आप, A से B। विभवांतर किसके सापेक्ष लोगे, A के सापेक्ष, B के सापेक्ष, A के सापेक्ष। किसके सापेक्ष लोगे, A के सापेक्ष। तो V बराबर क्या होगा, VB माइनस VA, और कार्य जो W बराबर होता है वो कितना होता है, QV। W का मान 100, आवेश का मान
4, और यहाँ क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी है। ये 100 4, वी बी हमें पता नहीं है, और ये मान कितना है -10। हाँ, माइनस माइनस प्लस 25 बराबर वी बी प्लस 10। हाँ बताओ वी बी का मान प्लस में माइनस में, प्लस में। ये लो लिख लो, ये सेम। अब इसको ए से बी तक ले जाने में कार्य कितना है 100 जूल। ठीक है, प्रश्न वही सेम है बस, पर उसमें ये कह दिया कि ए पर पोटेंशियल कितना है -10 वोल्ट के बराबर है। ये कंडीशन हो गई इसकी। देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा वाला। हाँ, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, 2 आवेश निकाय के कारण 3 आवेश निकाय हो तो क्या होगा, 4 आवेश निकाय हो तो क्या होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर एक द्विध्रुव है तो उसका मान क्या होगा। बस उसके 8 पॉइंट है, वो 8 पॉइंट याद रखने, और कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दोनों एक चीज है। स्थितिज ऊर्जा, ये कंडीशन। हाँ, सीधा पहला द्विआवेश निकाय के लिए कितने आवेश हो, 2 आवेश हो। ये पहला आवेश कौन सा Q1, और ये कौन सा दूसरा आवेश Q2, और दूरी कितनी इनके बीच की R। हाँ, इनके लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R। अगर दोनों ही आवेश धनात्मक हो तो इसका मान कैसा आएगा, धनात्मक। अगर दोनों ही आवेश ऋणात्मक हो तो इसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो तो मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। कारण क्या, देखो पहला चार्ज धनात्मक, दूसरा भी क्या है धनात्मक, अनंत से लेके आओ, पहले वाला उसको आकर्षित करेगा प्रतिकर्षित करेगा, तो कार्य करना पड़ेगा स्वतः होगा, स्वतः होगा करना पड़ेगा। उस स्थिति में इसका मान किस में आ जाएगा, प्लस में। अगर दोनों ही नेगेटिव होते तो भी पास लाने हमें क्या करना पड़ता, कार्य करना पड़ता। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता तो अब कार्य स्वतः होता, और वो मान कैसा आता, नेगेटिव आता। ये जो आपने ज्ञात किया है वो असल में है क्या, वो है इन दोनों आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ये क्या होता है, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो यानी कि अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ये कंडीशन है इसकी। आप अनंत से कहां तक लेके आए, r दूरी तक। अगर इसका रिवर्स में आपको कहे कि इन्हें वापस दूर दूर भेजना है, r दूरी से वापस कहां लेके जाना है, अनंत तक धकेलना है, तो कार्य का मान क्या होगा। अगर इनको वापस r दूरी से कहां भेजना है, अनंत पर, तो कार्य का मान, इसका साइन उल्टा कर लो। ठीक है, तो इन्हें जो है अगर इनको कहे r दूरी से अनंत तक पृथक करने में, वापस दूर करना है। ठीक है, यहां जोड़ा बनाया है, अब जोड़ा तोड़ रहे हैं। ठीक है, उस स्थिति में कार्य का मान कितना होगा, हाँ उस स्थिति में कार्य का मान क्या ले लो, इस u का माइनस ले लो, जो u आ रही है उसका क्या कर लो, माइनस ले लो। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें Q1 और Q2 के साइन लेने पड़ेंगे, धनावेश के लिए प्लस लेना पड़ेगा, ऋणावेश के लिए माइनस लेना पड़ेगा। अदिश राशियां जो भी उसमें चिन्ह लेना है, और सदिश राशियों में चिन्ह नहीं लेना है, क्या लेनी है, दिशा। क्या लेनी है, दिशा। और उस इनको पृथक करने में जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, -K Q1 Q2 अपॉन R के बराबर हो जाएगा। ये सवाल कई बार उल्टा पूछा गया है कि 2 आवेश है, पहला आवेश आपको दे दिया जाए, ये कह दे कि ये पहला आवेश है, कितना है 1 माइक्रोकूलम, और दूसरा आवेश है और कितना है -3 माइक्रोकूलम, और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर। इन्हें अनंत तक पृथक करने में कार्य ज्ञात कीजिए।
अनंत तक पृथक करने में कार्य ज्ञात कीजिए। तो अनंत तक पृथक करने में जो कार्य होगा वो कितना होगा, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। हाँ, ये माइनस के का मान, Q1 का मान 1 10 की पावर -6, Q2 का मान -3 इंटू 10 की पावर -6, और दूरी का मान 10 सेंटीमीटर, मीटर में 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 का स्क्वायर कर लो, और ये जूल में आ गया। हाँ, स्क्वायर नहीं ले रहे, ये लो 10 की पावर -1 और ये आ गया जूल। अब ज्ञात करो कार्य का मान कैसा आएगा, धनात्मक ऋणात्मक, ये बताओ। धनात्मक आ रहा है, क्यों आ रहा है धनात्मक, कारण देखो, ये कैसा हो इससे पॉजिटिव, और ये कैसा है नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित, दोनों आपस में जुड़ के बैठे हैं, और आप दोनों क्या कर रहे हो, दूर भेज रहे हो, तो कार्य आपको करना पड़ेगा, स्वतः होगा, स्वतः, ठीक, करना पड़ेगा, और इसलिए कार्य का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहीं अगर ये दोनों धनावेश होते, क्या होते, धनावेश होते, तो उस स्थिति में दूर धकेलने में, कंडीशन में, क्या आपको दूर करना पड़ता है, स्वतः ही दूर हो जाते, स्वतः, तो कार्य कैसा आता है, ऋणात्मक आ जाता है। ठीक है, ये लिख लो, दो लिखो, ये पॉइंट लिखो। और इसी के सिमिलर अगर 3 आवेश हो जाए तो वही तरीका है, बस उसमें दो दो का जोड़ा बना के ऊर्जा ज्ञात कर लो और उसका नेगेटिव साइन ले लो। देखो ये कार्य जो है वो निकाय निर्माण का कार्य भी है, ठीक है, इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य, बनाने वालों क्या होता है, दूर दूर अनंत पर पड़े उनको आर दूरी पर ला करके रखने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, और ये कार्य कौन सा है, निकाय को तोड़ने में किया गया कार्य। ठीक है, लिख लिया। हाँ, इसका आंसर कितना है बताओ, 27 इंटू -2 तरह सही में, ठीक है। हाँ, इसको सीधा ही लिख दो, नहीं जब पावर बहुत कम हो तो इसको लिख दो, ये लो 0.27 जूल। ठीक है, ये पावर चेंज करनी आती है, कब पॉइंट किस तरफ घिसक जाते हैं वो सीख लेना। ठीक है, माइनस पावर है, पावर को इस तरफ घिसका दो, प्लस वाला है उस तरफ धकेल दो। हाँ, अगर 3 आवेश का निकाय हो जाए तो
त्रिआवेश निकाय। तो 3 आवेश होने की स्थिति में क्या करो, 2-2 जोड़े बना लो बस। ये है Q1, ये कौन सा Q2 और ये कौन सा Q3। इन दोनों के बीच की दूरी R12, इन दोनों के बीच की दूरी R31 और इन दोनों के बीच की दूरी R23। तो इसमें क्या करना, देखो 2-2 का जोड़ा बना ज्ञात कर लो। हाँ, इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 अपॉन R12। हाँ, इन दोनों की स्थिति Q2 Q3 अपॉन R23 और इन दोनों की Q1 Q3 अपॉन R31। तो उस स्थिति में स्थिति ऊर्जा K कॉमन ले लो, Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23 और Q1 Q3 अपॉन R31, ये ले लो बस, लिख लो। करवाएंगे कल, वही करेंगे पूरा। कल जो ये टॉपिक पढ़े हैं 6, उन 6 के 6 टॉपिक पर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आज का पीपीटी बनाई नहीं, कल पीपीटी बना देंगे, प्रश्न लिखवाना नहीं पड़े, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। नहीं तो फिर सिर्फ हिंदी में पीपीटी बनाने का मतलब क्या रहेगा, अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, अंग्रेजी की फिर हिंदी करनी पड़ेगी। अब इसमें जो लास्ट टॉप पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो उस पर परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल आघूर्ण क्या होगा। अगर वो दोलन करना शुरू कर दे तो उसका दोलन काल क्या होगा, और उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कौन सी स्थितियां संतुलन में होगी और उसमें से कौन सी स्थायी और कौन सी अस्थायी संतुलन में होगी, वो सारी कंडीशन, ठीक है। पॉइंट लगाओ समरूप। और ये इसमें जो फैक्ट्स है वो याद रख लेना, और कुछ भी नहीं है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उस स्थिति में क्या क्या होगा, तो देखो इसमें ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई वेक्टर है, और इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ है थीटा कोण पर, यहां पर ऋण आवेश और यहां पर कौन सा धन आवेश। अब कोण जो थीटा होगा वो किसके साथ होगा, देखो द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ होता है, ऋण से धन आवेश की, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इसका ऋण से धन आवेश की ओर, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण इसका है इस साइड, और द्विध्रुव आघूर्ण कितना है इसका P वेक्टर। ये P और ये E, P और E के बीच में कोण कितना है, थीटा है। उस कंडीशन में यहां पर दोनों आवेश पर बल लगेगा, धन आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दोनों बलों का मान क्या होगा, बराबर। ये एक जो है फोर्स पेयर कंडीशन है, बल युग्म कंडीशन है। और बल युग्म मतलब क्या, जैसे ये पेन ले लो, इस तरफ बल लगाऊं 8 न्यूटन का, इस तरफ भी लगाऊं 8 न्यूटन का, दोनों बल एक ही दिशा में विपरीत दिशा में, विपरीत, परिणाम बल का मान 0। कितना होगा, 0। परंतु दोनों ही बल क्या एक ही लाइन पर लग रहे हैं, नहीं। मैं इसको इस साइड से खींच रहा हूं, इसको इस साइड, क्या ये पेन स्थिर रहेगा, ये रोटेट होगा, मतलब इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण, क्या लगेगा, बल आघूर्ण। तो उस स्थिति में जो नेट फोर्स होगा, परिणामी बल जो होगा इस पर, पहली चीज इस पर जो परिणामी बल होगा उस बल का मान हमेशा कितना होगा, 0 होगा। विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान कितना होगा, 0। बताओ कोई रेखीय विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा। द्विध्रुव जहां है वहीं का वहीं बना रहेगा, ठीक है। तो इसका कोई लीनियर नहीं होगा, कोई रेखीय विस्थापन नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र अगर है और उसमें अगर कोई द्विध्रुव है, क्या वो विद्युत बल के कारण रेखीय गति करेगा, नहीं करेगा।
कोई रेखीय गति नहीं करेगा, तो उसका कोई रेखीय गति नहीं होगी, ये ध्यान रखना, इसकी रेखीय गति नहीं होगी। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो उसकी रेखीय गति कभी भी नहीं होती। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि परिणामी बल का मान कितना है? 0। अब उसमें भी एक शर्त है, स्थिर है तो रेखीय गति नहीं होगी, और अगर गतिशील होता तो नियत वेग से चलता रहता। हम स्थिर अवस्था में पढ़ रहे हैं, किस अवस्था में? स्थिर। तो उसके लिए इसमें रेखीय गति नहीं होगी। लेकिन अब इन दोनों पर बल लगेगा, इस पर बल लगेगा, वो लगेगा प्लस क्यू ई वेक्टर, और इस पर जो लगा वो कितना? माइनस क्यू ई वेक्टर। बल दोनों पर बराबर है, पर दिशा क्या है? परस्पर विपरीत। और दोनों के जो बल लग रहे हैं वो क्रिया रेखा दोनों की क्या है? एक्टिंग लाइन दोनों के परस्पर क्या है? पैरेलल, समांतर है। इस कारण से इसको रोटेट करवाएंगे और इसके कारण लगेगा बल आघूर्ण। क्या लगेगा? बल आघूर्ण। तो इस पर जो है टॉर्क होगा, और उस बल आघूर्ण का मान क्या होता है? बस फॉर्मूला याद रख लो, कितना होता है? पी ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर ये लगेगा बल आघूर्ण। ठीक है। अब ये बल आघूर्ण क्या करेगा? इसको घुमाना चाहेगा। क्या करेगा? इसको घुमाना चाहेगा। तीसरी चीज आपको इसमें याद रखनी है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। थीटा एंगल पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान कितना होता है? माइनस पी ई कॉस थीटा, ये कंडीशन। और चौथा इसमें याद रखना है, अगर इसको रोटेट करवाया जाए थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक, कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2, उस स्थिति में कार्य का मान कितना होगा? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 के बराबर होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये जो आपने ज्ञात की है पोटेंशियल एनर्जी, वो कौन सी स्थिति के सापेक्ष ज्ञात की है? थीटा बराबर 90 डिग्री के सापेक्ष। क्योंकि थीटा बराबर 90 स्थिति में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम कितना लेते हैं? 0। और 0 लेने का कारण क्या? देखो, अगर इस द्विध्रुव को अनंत से यूं 90 डिग्री स्थिति लेके आए तो धनावेश को लाने में जो कार्य होगा वही ऋणावेश को लाने में, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें कितना होगा? नेगेटिव। रिजल्टेंट कार्य कितना होगा? 0। इसलिए इस 90 डिग्री स्थिति को हम कहते हैं शून्य स्थितिज ऊर्जा स्थिति। क्या कहते हैं? शून्य स्थितिज ऊर्जा स्थिति। नोट करो ये। वैसे 10 मिनट में छोड़ रहा हूँ भाई, पानी पीने की इमरजेंसी पहली बार देखी है। ठीक है ना?
लिख लिया। अब इसमें सबसे स्थायी अवस्था कौन सी होती है? थीटा बराबर 0। कभी भी आप इसको छोड़ोगे घूम फिर के हमेशा कहाँ जाएगा? थीटा बराबर 0 पर जाएगा। और अगर थीटा बराबर 0 पर रखा हुआ है और आप इसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ दो, ले, ठीक है, अब ठीक है। तुमने क्या वो लाल पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन अलग अलग कारीगरी शुरू नहीं की है? हाँ, वो नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसको थीटा बराबर 0 स्थिति पर रखा गया है और अल्प कोण डी थीटा से इसको विस्थापित करके छोड़ दें, क्या वो डी थीटा कोण पर रहेगा? नहीं, वापस घूम के किस तरफ जाएगा? 0 पर। 0 पर जाएगा तो इसके पास में रोटेशनल मोशन होगा, घूर्णी गति शुरू हो जाएगी, उसके पास में घूर्णी वेग होगा, इस कारण से वो सामने जाएगा वापस, फिर 0, फिर सामने, तो लगातार क्या करना शुरू कर देगा? रोटेशनल ऑस्किलेशन, घूर्णी दोलन करना शुरू कर देगा। ये घूर्णी दोलन करेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, वो कंडीशन क्या होगी? ठीक है, तो अगला पॉइंट 5वां, ठीक है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर 0 से डी थीटा में क्या हो? घूर्णी दोलन हो तो, ठीक है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर डी थीटा तक घूर्णी दोलन हो, ठीक है, रोटेशनल ऑस्किलेशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रोटेशनल ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, रोटेशनल ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब ये इसमें घूर्णी दोलन करेगा, देखो ये क्या हो रहा है, तो चाय तो ठीक है आ गई, पर तू रेलवे स्टेशन वाली टोन में चाय चाय क्यों बोल रहा है? प्रैक्टिस तो नहीं कर रखी पूरी? ये माइनस और ये प्लस। अब ये थीटा बराबर 0 से इसको अगर थोड़े से कोण से घूर्णित करवा के छोड़ दें तो ये क्या करना शुरू कर देगा? दोलन करना शुरू कर देगा, इस अल्प कोण से ये घूर्णन करना शुरू कर देगा। और अल्प कोण की स्थिति में इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा उस बल आघूर्ण का मान कितना होगा? टॉ बराबर पी ई साइन डी थीटा। और कोण अगर अल्प है तो उस स्थिति में आप इसको लगभग ले सकते हो पी ई इंटू डी थीटा के बराबर ले सकते हो। और यहां पर टॉ क्या है? इसके घूर्णन गति कर रहा है, और टॉ बराबर क्या होता है? आई अल्फा। क्या होता है? आई अल्फा। आई अल्फा कह सकते हो, या डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कितना होगा? पी ई इंटू डी थीटा। आई है जड़त्व आघूर्ण। आई क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। 11 पढ़ा होगा टॉपिक। टॉ बराबर आई अल्फा, एल बराबर आर पी, ठीक है। वो एक फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर 7वां था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, उसमें था वो कंडीशन वाला चैप्टर। रोटेशनल मेथड में जो मोशन है उस कंडीशन के लिए टॉ ज्ञात करना, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना, संतुलन अवस्था उसकी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। हाँ, यहाँ से डी स्क्वायर थीटा, देखो आपको ये याद नहीं रहेगा इसलिए पूरा लिखवाया है। ये कितना होगा? पी ई अपॉन आई, और कितना आया? डी थीटा। ये इसका होता है ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है इसका? ओमेगा स्क्वायर। सरल लोलक वाला पार्ट याद है? सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा, वही तो है। तो इसकी अब किसको याद है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
कोई बात नहीं, सीधा याद रख लेना बस, ये लो P अपॉन आई। और आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, कितना आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन पी। ये सीधा याद रख लेना, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको आई की वैल्यू दी होगी, पी की वैल्यू दी होगी, ई की वैल्यू दी होगी, और या फिर क्या करता है HCl अणु दे देगा, तो उसका पी आप ज्ञात कर सकते हो, फिर ज्ञात करो और मान रखे आंसर। ठीक है, कल इस टाइप का एक प्रश्न कर लेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। सब्र रख, अब 10 मिनट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अजी है कौन, ठीक है। जब हम छोटे थे तो ये कहते बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, और आज के टाइम ये आ गया कि बच्चा सबसे पहले चाय पीता है। तो तुम टाइम से आगे मत चलो, 50 की उम्र वाले जो काम है वो 30 की उम्र में करके बैठ जाओगे, ठीक है, फिर 50 की उम्र में क्या करोगे, 80 वाले काम फिर वही है, घुटनों पर तेल की मालिश करनी है, चल नहीं सकते हैं। जो तेरे आज के हालात है मुझे 30 भी मुश्किल लग रहा है। शुक्र है कि टैक्सी साइड में लुढ़क रही थी। कोई बात नहीं, उस दिन हम सब साइड में रहेंगे, फिर वेट करेंगे ऑल है बस। छोटा बच्चा दौड़ रहा है, आप सामने बैठे हो गिर जाए, ठीक है, आंटी जाएगा तो हम बैठो नहीं तो मुँह के करूँ मैं ये गणे की हो, ठीक है। कोणीय आवर्ती, आवर्तकाल, समय अंतराल अलग होता है, आवर्तकाल है। लिख लिया, सबर रख रहे, ठीक है, मजाक में मैच्योर बन थोड़ा सा, हर जगह तेरे जूलॉजी घुसाने जरूरत थोड़ी कोई। देख लिया। अब अगर इस समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट स्थितियां, एक होती है थीटा बराबर 0, एक थीटा बराबर 90 और एक थीटा बराबर 180। इसमें 90 डिग्री जो होती है उसको हम कहते हैं जीरो पोटेंशियल कंडीशन, शून्य स्थितिज ऊर्जा स्थिति, और उसमें बल आघूर्ण का मान हमेशा होता है अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। फिर उसमें स्थायी अवस्था कौन सी है और अस्थायी अवस्था कौन सी है, लिख लिया। तो 3 स्थिति है। पहला बराबर थीटा बराबर 0, दूसरी स्थिति थीटा बराबर 90 डिग्री और तीसरी स्थिति थीटा बराबर 180। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है, वो हमेशा स्थायी अवस्था होती है। कैसी होती है? स्थायी अवस्था, संतुलन अवस्था होती है। ठीक है, इस कंडीशन में, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रहनी चाहती है? जहां स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो। किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो जमीन पर क्यों गिरती है? गलत। सही आंसर होता है स्थिति ऊर्जा जमीन पर कम से कम होती है, और गड्ढा हो जाए तो वो जमीन पर रहेगी, नीचे गड्ढे में चली जाएगी, गड्ढे में जाएगी। तो वस्तु हमेशा किस तरफ जाना चाहेगी? जिस तरफ उसकी स्थिति ऊर्जा कम से कम हो। ये ध्यान रखना। वस्तु के लिए स्थायी अवस्था लास्ट में वही होती है जहां पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाए? कम से कम हो। वो संतुलन कंडीशन वहीं पर जाके रहेगी। अब पहली थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 पर टॉ का मान पीई साइन थीटा। टॉ का फॉर्मूला क्या होता है? पीई
साइन थीटा, और स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस पी ई कॉस थीटा, जो किस कंडीशन के सापेक्ष ज्ञात की हुई है, थीटा बराबर 90 के साथ। 0 पर साइन 0 का मान कितना होगा, 0। क्या बल आघूर्ण लगेगा, नहीं लगेगा। बल आघूर्ण नहीं है तो क्या वस्तु घूर्णन करेगी, नहीं करेगी। यानी ये कैसी अवस्था हो गई, संतुलन अवस्था। कैसी हो गई, संतुलन अवस्था, इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम। थीटा बराबर 90 हो तो टॉ का मान कितना हो जाएगा, पीई। उस स्थिति में बल आघूर्ण का मान क्या होता है, अधिकतम। और अगर थीटा बराबर 180 है, साइन 180 का मान 0 ही होता है, तो बल आघूर्ण का मान कौन सा, 0 के बराबर। ये भी कौन सी अवस्था, संतुलन अवस्था। चलो ये दो तो संतुलन अवस्था हो गई, पर इनमें से स्थायी कौन सी है। तो अगर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाए तो थीटा बराबर 0, कॉस 0 पर मान, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहां पर मान कितना आएगा, माइनस पी। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या लिखवाया था, 0। और इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान कॉस 180 का मान -1 होता है, -1 और माइनस प्लस है। बताओ स्थितिज ऊर्जा कम से कम कब है, 0 पर। ये हो गई स्थायी संतुलन अवस्था। कौन सी हो गई, स्थायी। अब इसका अर्थ क्या देखो, और ये जो है अधिकतम इसमें, इसलिए ये संतुलन में तो है, पर संतुलन कैसा है, अस्थायी। संतुलन कैसा है, अस्थायी। इसका रीजन देखो क्या होगा, अगर 0 डिग्री पर रखा हुआ है तो 0 डिग्री पर रहेगा, कैसे भी घुमा के छोड़ दो। अगर 180 पर रखा गया है, 180 पर पड़ा रहेगा जब तक इसके साथ में थोड़ा बहुत भी आप घूर्णन नहीं कर दो। हल्का सा भी इसको घुमा दिया, ये सीधा घूम के कहां जाएगा, 0 पर जाएगा। ये कंडीशन इसकी आ गई। तो स्थायी संतुलन अवस्था और अस्थायी, मतलब यह है स्टेबल और यह है अनस्टेबल, ये कंडीशन हो गई। अब इन दोनों में से एक प्रश्न और बनता है, अगर इसको थीटा बराबर 0 से 90 डिग्री तक घुमाया जाए, 0 से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य करना पड़ेगा या स्वतः घूम जाएगा, करना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री तो क्या होती है, स्थायी अवस्था है। इसको 90 तक घुमाया, कार्य का मान कितना होगा, पीई के बराबर। ठीक है, कितना होगा, पी। कार्य करना पड़ेगा, इसलिए कार्य किसमें आएगा, प्लस में। और अगर यही इसको पूछे कि इसको 90 डिग्री से 0 डिग्री तक घुमाना है, आपको घुमाना पड़ेगा, खुद घूम जाएगी, तो कार्य का मान किसमें आ जाएगा, माइनस पी। और सेम यही अगर 90 से 180 तक घुमाना है, घुमाना पड़ेगा, घूमेगी, क्यों, 90 से 180 0 पर ऑटोमेटिक आएगी हमेशा, 180 से 0 पर ऑटोमेटिक आएगी, पर 0 से दूर लेके जा रहे हैं तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में कार्य का मान कितना हो जाएगा आपका, प्लस पी। और वहीं 180 से 90 तक आए तो माइनस पी ई। और उसके साथ ही अगर आपको इसमें 0 से 180 तक घुमाना हो तो कार्य का मान 2 पी ई प्लस के बराबर, और रिवर्स में करना हो तो माइनस के। नोट कर लो, ये जो नीचे लिखे वो घुमाने में किए गए कार्य। इस फ्लो में जाओ कार्य प्लस में, रिवर्स में जाओ कार्य क्या कर लो, माइनस में, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये इसलिए लिखे, याद रखना आसान रहे। 0 से 180 तरफ जा रहे हो, कार्य प्लस में होंगे, 180 से 0 आ रहे हो, कार्य किस में हो जाएंगे, माइनस में। हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हो गए सारे पॉइंट पूरे। अब बचा है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। उससे पहले करेंगे इन सारे टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो करेंगे कल। हाँ, और क्या, वो बाकी टीचर वो ड्यूटी कर रहे हैं, 11वीं कक्षा के केमिस्ट्री का पेपर करवा रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर, स्टॉप रिकॉर्डिंग।